2014 का वो नामांकन रैली जो पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उनके पुत्र छोटे भाई चेतन डूडी जी विश्वविद्यालय से विधानसभा तक का सफर करने वाले जुझारू संघर्षशील नेता छोटे भाई मुकेश भाकर जी, परबतसर के विधायक, विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले छोटे भाई रामनिवास गावड़िया जी, हमारी बहन पूर्व मंत्री और जाइल का 2 बार प्रतिनिधित्व करके जाइल के अंदर विकास की गंगा बहाने वाली मंजू मेघवाल जी, पूर्व जिला प्रमुख बड़ी बहन बिंदु चौधरी जी, विश्वविद्यालय के अंदर हमसे बहुत आगे बड़े भाई के रूप में हमेशा भूमिका निभाने वाले मेड़ता के पूर्व विधायक रामचंद्र जी जारोड़ा साहब, जो सीनेटर रहे उस जमाने के अंदर, वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सलाउत खान जी, मकराना के पूर्व विधायक बिरदाराम चौधरी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेतागण, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे मेड़ता की पूर्व विधायक, मजबूत लड़ाई लड़ने वाली बहन इंदिरा बावरी जी, मेड़ता से ही प्रत्याशी रहे चिमन वाल्मीकि जी, हमारे मुंडवा, मेड़ता, नागौर और तमाम इलाके से जितने भी प्रधान पूर्व प्रधान यहाँ आए हुए हैं, आरएलपी की यूथ ब्रिगेड सारी टीम, सीताराम जी नायक, जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर धौलपुर भरतपुर के जाट समाज के लिए हमेशा लड़ने वाले और विधानसभा में जिनके वोट मांगने में दोनों बार गया, भाग्य ने इनका साथ नहीं दिया, चौधरी नेम सिंह जी फौजदार साहब, आरएलपी के राष्ट्रीय सचिव आगरा से नेम सिंह जी चौधरी साहब, रिदखंड जी, जसाराम जी, सम्मानित मंच, मैं आप सबका पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इन तमाम नेताओं का जिन्होंने अलायंस के अंदर पूरा प्रयास किया और हजारों की तादाद के अंदर आप लोग जो यहां आए, मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं आप थक नहीं जाओ। 12-11 बजे से आने शुरू हो गए, 5 बज रही है, लेकिन ये नागौर का जवान किसान थकने वाला रुकने वाला नहीं है। और आज आपने संदेश दे दिया, कल नागौर में जिस तरह परबतसर से शुरुआत हुई थी और जो जलजला नागौर की धरती पे आया, कल जो तूफान नागौर के अंदर आया था, कांग्रेस और आरएलपी के कार्यकर्ताओं का और जिस तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जैसे ही गठबंधन पे मोहर लगी। तो नागौर की धरती से हनुमान बेनीवाल को आप सुन रहे थे। सीधे हम आपको बीकानेर लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल की नामांकन सभा को संबोधित कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आलियो साहब, सगड़ा तैयार है, लो गरम है, चोट मारबा की दरकार है। अब बस थोड़ी सी थे ध्यान रख लीजिए, मैं थाने दोबारा कह दूं, आने सगड़ा ने गले मिला लियो, छोटी मोटी बात वेड़ी है तो भागे हाथ जोड़ लियो। आप बीकानेर की जनता तय कर लिया
के माने पापड़ बेच वालो एमपी कौन चाहे? मान तो गोविंद राम चाहे। कौन चाहे ना पापड़ बेच वालो है? तो बेटी का बापा तो फिर कर देशोगे किली कुट को? किली कुट को कर देशोगे? तो तैयार है साहब, अब बोलो कहीं भाषण देनु है। अरे अब गाना तो कांग्रेस और कामरेड और आप और आरएल पीर आपा सगड़ा इलिए मिले हाँ कि देश के लोकतंत्र ने खतरो है, देश के संविधान ने खतरो है। बिन बदलवा की बात करे, आरक्षण खत्म करवा की बात करे और किसाना ने कुचलवा की बात करे, नौजवाना ने बर्बाद करवा की बात करे, भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को खात्मा करना है। ये बात के साथ में आप सब लोग आया हो, वापिस 7 बजे फ्लाइट से उड़नू है, क्योंकि काल भी कार्यक्रम, परसों भी कार्यक्रम, और चाल बादो मोटर ने घूंघाट उठवा दो बेटी के बाप्या ने। अब गाना सुन जो, एक नयो खेल हो रहे पूरे राजस्थान में, हिंदुस्तान में। आका तो रिप्या और जनता कांग्रेस ने वोट दे रही है। देखो शोक मजो हुई है। के मैं बोल रहा हूं जी, जैसे भाई जी बोल रहा हूं कौन जी तो आज जनता खटको दबावे, जना जीतो जाए नहीं जीतो जाए। इसलिए मदद कर जो, मेहरबानी कर जो। और सा नेता ने, कई मेरे से वरिष्ठ है, कई जूनियर है, सारा दिल्ली का हमारा दरबार आयडा है। मैं एक ही बात कहना चाहूं, कांग्रेस को जो को भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता वो कांग्रेस के खिलाफ अगर बात करता सुन लियो तो भाई जी कांग्रेस से छुट्टी है। अब बात देख लीजिए, इससे अब तक जगह कमजोर दिलाया, बीच से कमजोर अब कोनिया बड़ा है। दिल्ली के मायने इंडिया गठबंधन को राजा बड़ो है, थाने एकदम। तो आप सुन रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा को, जो आज कांग्रेस पार्टी के बीकानेर से प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल की नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, महेश जोशी को ईडी का समन जारी किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, पूर्व मंत्री महेश जोशी को ईडी ने समन भेजा है। यह तीसरा समन है। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को ईडी ने यह तीसरा समन भेजा है। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर के समन जारी किया गया है। महेश जोशी को ईडी ने कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। यह तीसरी दफा समन भेजा गया ईडी की तरफ से पूछताछ को लेकर के। ये बड़ी खबर, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, तीसरा समन भी ईडी ने भेज दिया है महेश जोशी को, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ईडी जिस तरीके से जल जीवन मिशन योजना की भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, इसमें जो पूर्व मंत्री महेश जोशी हैं, इनके करीबी संजय बड़ाया, इन्होंने एक बड़े पैमाने पर जो श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी, गणपति ट्यूबवेल कंपनी के अलावा अन्य जो कंपनियां हैं, खासतौर पर जयप्रकाश अग्रवाल, इनको करोड़ों रुपए के टेंडर जारी किए गए थे। श्री श्याम गणपति को जो है इरकॉन कंपनी के फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर जारी किए गए थे। इसके साथ दूसरी अन्य कंपनियों को भी बड़े पैमाने पर फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर जारी किए गए हैं। तो जो अभी तक संजय बड़ाया और अधिकारियों से पूछताछ हुई है, जो ठेकेदारों से अभी तक पूछताछ हुई है, और उसके बाद जो कनेक्शन जुड़े हैं, इस मामले में अब मंत्री महेश जोशी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। क्योंकि पहले भी समन मिले हैं डॉक्टर महेश जोशी को, और उनसे हमारी बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में उन्होंने विधिक राय ली है और कल संभवतः हो सकता है वो ईडी के सवालों के जवाब दे सकें। तो अभी चूंकि समन ये तीसरी बार जारी किया गया है और महेश जोशी कल ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। बिल्कुल राकेश, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे, कहीं रंग बरसे कहीं तोप बरसे। यानी कि यूं तो आपने रंगों के त्योहार होली को अलग अंदाज और परंपराओं के साथ मनाते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको उस ऐतिहासिक होली के बारे में बताएंगे जो पूरी दुनिया में अनूठी होली है। ये होली क्या है, रिपोर्ट देखिए। होली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है जैसे कि आपको और हमें लगता है। होली देश के अनेकों हिस्से में अनोखे तरीके से मनाई जाती है।
तस्वीरों में होली मनाते दिख रहे लोग भी अनोखी होली ही मना रहे हैं। उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित मीनार गांव में होली के दूसरे दिन त्योहार मनाया जाता है। पिछले 400 सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार आज भी इस गांव में होली बारूद से खेली जाती है। गांव के लोग होली के दूसरे दिन जमरा बीच के मौके पर पारंपरिक वेशभूषा में आधी रात को गांव के चौपाल पर इकट्ठा होकर जमकर बारूद की होली खेलते हैं। मैं यहाँ पे पहली बार देखने के लिए आया हूँ और ये बहुत ही शानदार त्योहार है। यहाँ जो बच्चों की होली खेली जाती है मीनार में नंगा समाज के द्वारा। ये पिछले 450 वर्ष पहले जब यहाँ पे चित्तौड़ पे हमला हुआ था, पंडित है यहाँ मीनार में आए थे। यहाँ के मीनार के ब्राह्मण जो है हमारे भाई, उन्होंने उनकी रक्षा करके उनको कुंभलगढ़ भेजा था। और ये त्योहार यहाँ पे जो यहाँ लोकल लोग हैं वो सब मिल के आपस में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है त्योहार। और मैं खुद देखने के लिए आया, बहुत अच्छा लगा मेरे को आज। इन धमाकों के बीच ग्रामीण नाचते गाते और खुशियां मनाते नजर आते हैं। मीनार गांव के निवासी चाहे कभी भी कहीं भी मौजूद इस दिन गांव में जरूर आते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि मुगल काल में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह के समय मेनारिया ने मेवाड़ राज्य की रक्षा की थी और इसी दिन की याद में इस त्योहार को अलग अंदाज में मनाते हुए सभी ग्रामवासी पूरी रात बंदूकों से फायर और आग उगलती आतिशबाजी कर जश्न मनाते हैं। ये लगभग शौर्य पर्व जमरा बीज के नाम से जाना जाता है। होली के दूसरे दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। लगभग 450 साल से ये त्यौहार मनाया जाता है। लगभग मुगलों शासन जब मुगलों ने हमला किया था चित्तौड़ पे तो बना था वहाँ से निकली थी तो वहाँ को मीनार वासियों ने उनको शरण की थी। फिर यहाँ पे एक रात बना था रुके, फिर मीनार ब्राह्मणों ने उनकी रक्षा की थी तब मुगलों ने यहाँ पे हमला किया था। बहरहाल सैकड़ों लोगों की भीड़ में पटाखे छोड़ना, बंदूक और तोप चलाना जानलेवा तो है, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि मां अम्बे की कृपा और पारंपरिक संस्कृति को जिंदा रखने की ग्रामीणों की ललक के चलते ही आज तक कोई हादसा गांव में नहीं हुआ है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। और अब बात करेंगे मम्प्स वायरस की, क्योंकि बदलते मौसम के साथ ही प्रदेश में मम्प्स वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में इस वायरस के मरीज आए दिन पहुंच रहे हैं। आपके बच्चों के लिए ये वायरस कितना खतरनाक है, देखिए इस पर ये रिपोर्ट। मम्प्स वायरस, शायद ये नाम कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, लेकिन इसका प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये वायरस आपके सुनने की शक्ति को ही नष्ट कर देगा, यानी बच्चे बहरे भी हो सकते हैं। खांसने और छींकने पर ये दूसरों में भी फैल सकता है। इस वायरस का शिकार सबसे ज्यादा बच्चे ही हो रहे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार मम्प्स वायरस के मरीज करीब 1.5 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस बार ये वायरस खतरनाक बनता चला जा रहा है। ये वायरस जनित रोग है और ये संक्रामक बहुत ज़्यादा रोग है, इसलिए क्योंकि इसके वायरस जब स्टार्ट होता है तो अपनी लार ग्रंथियों के अंदर सूजन आ जाती है, उनके अंदर लार ज़्यादा बनती है और फिर वो लार एक दूसरे से बच्चों में या एडल्ट्स में खाने के सामान से, कपड़ों से, टॉवल से, हैंकी से आपस में एक दूसरे में फैलती है। मम्प्स वायरस के प्रदेश भर में कितने मरीज हैं, अभी तक इसका कोई अधिकृत आंकड़ा सामने नहीं आया है। मम्प्स वायरस का टीका बाजार में मौजूद है, लेकिन राष्ट्रीय टीकाकरण में इसे शामिल नहीं किया गया है। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा ने बताया कि 9 महीने का बच्चा होने पर निजी तौर पर इसका टीका लगाया जा सकता है, लेकिन सरकारी सेंटर पर इसका टीका नहीं लगाया जाता है। इसमें राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम में आज तक कभी सरकार को शामिल किया नहीं था, जेके को अब तक कभी भी। कुछ लोग लगाते थे, हमारी जो है ना प्राइवेट एसोसिएशन है, हमारे जो डॉक्टर्स की होता है सेंटर IAP, वो तो रिकमेंड करती है और जो प्राइवेट लगाना चाहते हैं वो लगाते भी हैं। तो ये वाकई में लगाते हैं तो इसका बचाव जरूर होता है। ये एक वायरस है, इसको हम मेडिकल भाषा में पैरामीजो वायरस की फैमिली में रखते हैं और ये बहुत आसानी से हवा में ही फैल जाता है।
तो इस कारण अगर किसी की इन्फेक्शन है इस कमरे में तो आसपास के लोगों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसमें जो कॉमन हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं जिसके मरीज आते हैं कि कान के नीचे और जबड़े के नीचे जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड से लार बनता है उसमें सूजन आके दर्द हो जाना, बुखार होना, शरीर में बहुत वीकनेस या दर्द होना, वैसे सिम्टम्स आते हैं। मम्प्स वायरस बच्चों में तेजी से फैलता है, हालांकि बड़ों में मम्प्स वायरस के मामले सामने कम आ रहे हैं। ऐसे में ये वायरस आपके बच्चे के लिए खतरनाक है। इस वायरस से बच्चों को बचा कर रखें, तभी आपकी भलाई, क्योंकि ये वायरस कितना खतरनाक है वो हमने आपको बता दिया है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो औरैया में 23 मार्च को हुई किडनैपिंग का पुलिस ने खुलासा करते हुए 8 बदमाशों के पैर में गोली मारी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मासूम शुभम को पुलिस नहीं बचा पाई। दरअसल किडनैपर्स ने बच्चे को ट्रॉली बैग में कैद कर रखा था, उसी बैग में दम घुटने से बच्चे की मौत हो गई। किडनैपिंग, कत्ल और एनकाउंटर, फिरौती के लिए ली शुभान की जान। 8 किडनैपर्स को पैर में लगी गोली। अस्पताल में लाइन से पड़े ये वो खौफनाक बदमाश हैं जिनकी शैतानी साजिश ने 12 साल के शुभान की जान ले ली। शुभान औरैया के रहने वाले एक सराफा कारोबारी का बेटा था। पुलिस शुभान की जान तो नहीं बचा पाई, लेकिन उसकी मौत में शामिल हर बदमाश के पैर को गोली से छलनी जरूर कर दिया। और एसओजी की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और इन सबकी निशानदेही पे जब ये औरैया पहुंचे तो वहां घात लगाए बैठे लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ में पुलिस ने कई लोगों को दबोचा। इस घटना के बाद जहां एक और गांव में मातम पसरा हुआ है तो वहीं पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई में। तारीख 23 मार्च, वक्त शाम 4:30 बजे, जगह औरैया। साल का मासूम शुभान अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकला, लेकिन देर शाम तक वो घर नहीं लौटा। शुभान के साथ खेलने वाले दोस्तों से जब परिवार ने पूछताछ की तो पता चला कि वो तो बच्चों के साथ था ही नहीं। अब सवाल था। और अब बात पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है और गरीब आदमी को तो प्याज खरीदने की भी हैसियत नहीं बची है। महंगाई ने पाकिस्तानी आवाम का दिवाला कैसे निकाला, ये रिपोर्ट देखिए। प्यासे पाकिस्तान को पानी कहां से दिया जाएगा, उसका कोई रास्ता उन्हें सूझ नहीं रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वहां प्याज की कीमतें 300 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई हैं। वहीं आलू के दाम 50 रुपए से बढ़कर 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। शिमला मिर्च की कीमतें 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। केले के दाम 200 रुपए दर्जन तक पहुंच गए हैं। वहीं सेब की कीमत 140 रुपए से बढ़कर 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। खरबूज 200 रुपए प्रति किलोग्राम पर मिल रहे हैं। पाकिस्तान में लंबे वक्त से मुद्रास्फीति दर 31.5% पर बनी हुई है। वहीं कुछ चीजों की कीमतों में 60% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल पाकिस्तान के आम लोगों को इस महंगाई से छुटकारा नहीं मिलने वाला। कोई अवामी लीडर नहीं है, कोई अवाम का नहीं सोच रहा, सब अपनी जेब भरने का सोच रहे हैं। इनकी औलादें बाहर मुल्कों में पल रही हैं, ठीक है, और हमारे बच्चों की जिंदगी जो हमारे से बोल रहे कि हमारे को बोला कि काम करूंगा, हमारे साथ धोखा दिया है, धोखा हुआ है। हमारे कबूल किया है कि मैं आप पर काम करूंगा, लेकिन कहाँ, इनको नहीं चाहिए, हमें इनका गुलामी नहीं चाहिए। वैसे बिलबिलाते पाकिस्तान के लिए एक राहत भरी खबर भी आ रही है। गले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और दूसरे देशों से मिल रही खैरात पर जिंदा है। अब ये कड़वा सच पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भी स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तानी PM ये मान चुके हैं कि उनका गुजारा IMF के लोन के बिना संभव नहीं हो सकता। पाकिस्तान अगले महीने IMF से 1.1 अरब डॉलर की सहायता राशि प्राप्त करने की उम्मीद में है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह बयान IMF को खुश करने की दिशा में देखा जा सकता है। पाकिस्तानी PM ने कहा है कि पाकिस्तान को 2-3 साल के IMF कार्यक्रम के साथ गहरे सुधार लाने की जरूरत है।
ये कमिश्नर सिर्फ रमजान में ही जागते हैं, बाकी पूरा साल सोते रहते हैं। वो भी एसी में बैठे हुए होते हैं। होलसेल मार्केट में जाओ ना, उनको पकड़ो, पीछे से पकड़ो, इनको क्या पकड़ना। फल भी महंगा, सब्जी भी महंगी, दोनों चीजें महंगी चल रही है। हर चीज परचूने वाले लूट रहे हैं, किरानी दुकान वाले हर लूट रहे हैं। गरीब आदमी मर रहा है, गैस के बिल ज्यादा रहा है। महंगाई इतनी, आप प्याज देखें 220 तो 240, फ्रूट देख ले, जो चीज 100 रुपए की थी वो 200 रुपए की कर दिए, क्योंकि रमजान आ गया है ना। रमजान में नहीं लूटेंगे तो फिर टाइम में लूटेंगे। रमजान में ही तो घर से निकलो बाहर तो पता चला लूटने के लिए बैठे हुए। तो पाकिस्तान दूसरी किस्त के इंतजार में है, लेकिन क्या आपको याद है IMF ने जब पाकिस्तान को कर्ज की पहली किस्त जारी की थी तो वहां कैसा कदर मचा था। दाने दाने को तरस गए थे लोग, मरने मारने पर उतारू हो गए थे, आटा तक लोगों की पहुंच में नहीं था, और बिजली की तो पूछिए ही मत, बिजली की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थी। और एक बार फिर पाकिस्तान उसी की तरफ बढ़ता जा रहा है कि IMF की लंबे समय की ये योजना कर्ज का जाल होगी, और कहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान दूसरा अर्जेंटीना बन जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल के लिए 3-4 अरब डॉलर के IMF लोन पैकेज की मांग करनी चाहिए, क्योंकि एक लंबा और बड़ा कार्यक्रम एक आर्थिक आपदा होगा जो पाकिस्तान को एक और अर्जेंटीना बना देगा जो कर्ज के जाल में फंस गया है। अर्जेंटीना लगभग 50 सालों से IMF के कर्ज में डूबा हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्जेंटीना ने लोन पॉलिसी का आकार लगातार बढ़ाया, जो अब 43 अरब डॉलर के करीब है। अर्जेंटीना IMF का सबसे बड़ा ग्राहक है, इसलिए अर्जेंटीना कभी भी IMF के चंगुल से आजाद नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान फिलहाल तो संभलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिन्हें संभालना है उनका मन रम नहीं रहा है। और पाकिस्तान को मदद कौन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ले दे के बचा है परमाणु बम, और भला उसे कौन खरीदेगा। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां वल्लभ नगर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। दलाल कमलेश को गिरफ्तार किया गया है। कमलेश पोखरण की गिरफ्तारी हुई है। 80,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। अवैध खनन में जब्त एसीबी को छोड़ने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। SHO और कांस्टेबल की भूमिका की भी एसीबी जांच करेगी, और अन्य वाहन छोड़ने की एवज में रिश्वत मांग रहे थे। 80,000 की रिश्वत लेते दलाल की गिरफ्तारी हुई है। SHO और कांस्टेबल की भूमिका की भी एसीबी जांच करेगी। बड़ी खबर, उदयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। दलाल कमलेश पोखरण को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल शिमाली फोन लाइन पर। कपिल, क्या जानकारी, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, देखिए एसीबी ने 2 दिन पहले वल्लभ नगर थाने में एक जेसीबी और एक अन्य वाहन अवैध खनन के आरोप में जब्त किए थे, और उन वाहनों को छोड़ने के एवज में तकरीबन 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। और एक जो पुलिस का दलाल बताया जा रहा है कमलेश पोखरना, जिसकी वल्लभ नगर थाने के समीप एक शॉप है, वो इस पूरे मामले में मांडवली कर रहा था। 80,000 रुपए की रिश्वत के साथ में आज पुलिस ने दलाल कमलेश पोखरना को गिरफ्तार किया है। अब एसीबी इस मामले में आगे बढ़ रही है, और साथ ही वल्लभ नगर के SHO और एक कांस्टेबल जिससे लगातार बात चल रही थी, दोनों की भूमिका में भी जांच करने में अब एसीबी जुट गई है। फिलहाल पुलिस की भूमिका के बारे में बहुत ज्यादा स्पष्ट एसीबी ने नहीं किया है, लेकिन भूमिका संदिग्ध मानते हुए जांच जरूर की जाएगी, और कमलेश पोखरना जो कि दलाल था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल कपिल, क्या जांच अब कुछ और भी निकल करके सामने आ रहा है कि कब से कमलेश पोखरना इस तरह से दलाली का काम कर रहा था, पुलिस का नाम लेकर के राशि ले रहा था, या पुलिस की भी इसमें मिलीभगत है? देखिए, पुलिस की मिलीभगत इस पूरे मसले में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि पुलिस भूमिका संदिग्ध मानते हुए एसीबी की टीम जांच जरूर कर रही है। हालांकि इस मामले में पिछले 3 दिनों से जो बार्गेनिंग है रिश्वत की राशि की, वो करने में जुटे हुए थे, और कमलेश पोखरना मीडिएटर के रूप में पुलिस में और जो एसीबी का फरियादी है, दोनों के बीच में बातचीत करवा रहा था। बिल्कुल कपिल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, और फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।